नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद इस बिल के समर्थन में बोलेंगे। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को लेकर के व्हिप जारी की है। लोकसभा में अनिवार्य रूप से रहने के लिए कहा गया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। तो किरण रिजिजू लोकसभा में यह बिल पेश करेंगे। वक्फ बिल को लेकर लगातार सियासत जारी है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे कुल मिलाकर के, और एनडीए के 5 घंटों में 4 घंटे बीजेपी को मिलेंगे। लोकसभा में बीजेपी के 7 एमपी यानी कि 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस बिल के समर्थन में बोलेंगे, जिनमें अनुराग ठाकुर है, जगदंबिका पाल हैं जो जेपीसी के चेयरमैन भी थे, और साथ ही रविशंकर प्रसाद के साथ निशिकांत दुबे इस बिल पर बोलेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेजस्वी सूर्या, अभिजीत गांगुली भी समर्थन में बोलेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में बोलेंगे। वहीं ब्रिजलाल सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलेंगे। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कुल मिलाकर के 5 एमपी हैं, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो इस बिल के समर्थन में बोलेंगे, जिनमें कमलजीत शेरावत भी बिल के समर्थन में बोलेंगी। तो यह बड़ी अपडेट है अब तक की। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में संसद भवन में एक भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक भी होने जा रही है। इससे पहले लगातार सियासत तेज देखने को मिली, जब पक्ष विपक्ष के नेताओं ने लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। तो वहीं जेडीयू की तरफ से भी कल कह दिया गया कि जेडीयू इस बिल के समर्थन में है। टीडीएस जो है और टीडीपी भी इस बिल के समर्थन में है। और इससे बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दे दें आपको, कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने जा रही है। किरण रिजिजू के दफ्तर में यह बैठक होगी और वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले ये काफी अहम बैठक माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष की रणनीति क्या होगी, कैसे इस बिल को लेकर के सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बनाएगा, वो इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और इसके बाद ये बिल पेश होगा। लेकिन बिल पेश होने से सत्ता पक्ष की एक अहम बैठक, जिसमें खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बैठक आज अभी रखी गई है। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी, इस पर हमारी नजर है और दिन भर आज हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज पार्लियामेंट के अंदर में वक्फ मंत्री रिजिजू अपना बिल पेश करेंगे तो हम हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से यही उम्मीद रखते हैं कि मुसलमानों के हित को देखते हुए मुसलमानों के हित की बिल पास किया जाए, जिससे मुसलमानों को आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर में, आर्थिक नीतियों के ऊपर में नुकसान ना पहुँचे। ये हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में हम दुआ करते हैं कि हर मज़हब, हर मिल्लत के लोगों को देखते हुए, हर मज़हब का फ़ायदा सोचते हुए ये बिल पेश होना चाहिए। जो इसका विरोध कर रहा है वो इसके अंदर में गहराई से जानते हुए, गहराई से समझते हुए क्या विरोध कर रहे हैं, इसके अंदर में वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मगर हम तो ये समझते हैं कि जो भी बिल पेश हो वो गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में दुआ भी ये करते हैं कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करते हुए बिल पेश होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों को पहले ही व्हिप जारी कर चुकी है। विपक्ष की तरफ से भी व्हिप जारी हुई है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने भी व्हिप जारी की है, कांग्रेस ने भी कल व्हिप जारी की थी और सभी सांसदों को आज वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके बाद जो भी सांसद व्हिप जारी होने के बाद संबंधित पार्टी का जो सांसद अगर सदन में मौजूद नहीं रहता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई पार्टियां कर सकती हैं अपने अपने स्तर पर। बहरहाल आपको बता दें कि अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होने जा रही है सांसदों की, जिसमें कि जो जितने लोग विरोध कर रहे हैं, जितने मौलाना मौलवी अपने को तोप बनते हैं, उनसे हम पूछ रहा हूं कि आप एक गरीब का नाम बता दो जिसको कि वक्फ बोर्ड की जमीन का लाभ किसी गरीब को दिए हो, किसी महिला को दिए हो, किसी नॉन मुसलमान सिख ईसाई जैन फारसी को दिए हो, एक बताओ तो। सरकार तो चाहती कि जो उसमें वक्फ बोर्ड की नियमावली में, अल्पसंख्यक में जो लोग आते सबको मिले। ये लोग खाली वोट के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव का इस पे कहना है कि वक्त सरकार जो है हर चीज में हस्तक्षेप करना चाहती है। मुसलमानों का वो निजी मामला है, वो खुद वक्फ करते हैं संपत्ति, उस पर भी अपना इख्तियार चाहती है सरकार। 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं
जब इसके पहले अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो खाली यादव बिरादरी के थे कि 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री थे? देश संविधान से चल रहा है ना, कानून का राज है। तो कानून के दायरे में 25 करोड़ आबादी को खुशहाली में लाने के लिए जो छूट गए हैं, जो रात आपको बुरा लग रहा है, ये लोग वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि गरीबों का उत्थान हो। जैसे 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलता है ना, पिछड़ों में भी मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं है। हम आपके माध्यम से अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ 5 साल में आपने पिछड़े मुसलमानों को कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना एसडीएम बनाया, कानून को बनाया? 86 में 56 तो अकेले यादवों को बना दिया। तब नहीं दिखाई दिया कि मुसलमान, पिछड़ी में मुसलमान भी आता है, भर भी आता है, चौहान बिंद के वोट मल्लाह भी आता है, आरा कर्क बंसी बंजारा बहलिया कंगार भी आता है। तब तो नहीं दिखाई दिया। आज बतिया रहे हो, सत्ता में थे तो पूरे प्रदेश के मालिक आप थे, मुख्यमंत्री थे, एक जाति के मुख्यमंत्री नहीं थे। यही दुर्गति का कारण है। ये लोग जो बोल रहे हैं, हम तो आपके माध्यम का षड्यंत्र शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं कि लोगों को बहकाओ, लोगों को उकसाओ। तो ये जनता के सामने आने वाला है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, ये मुस्लिम के हित का बिल है और खासतौर से गरीबों के हित का बिल है। इसमें एक भी इंच जमीन किसी के द्वारा नहीं ली जा रही, न सरकार के द्वारा न किसी अन्य के द्वारा। देखिए, ये बिल जो है प्रथम दृष्टया भारत के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ, ये देश को बांटने का प्रयास है। इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति के साथ ऐसे किसी प्रयास को नकार देगा, पूरी शक्ति से विरोध करेगा जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जिस तरह से वक्फ बिल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत की जगह पे सियासत किया है, उस पे उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साध रखी है। वही सरिया जानते हैं। सरिया में कोई मुस्लिम है, वो पाक साफ होकर के जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने, वहाँ भी वजू बनाता है, वजू के बाद कि कहीं रास्ते में छींटा न पड़ गया हो। इतना पवित्र महीना रमज़ान का हो, और उस रमज़ान महीने में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे ओवैसी साहब कह रहे हैं, ये पट्टी मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश है। तो मुझे लगता है कि पहली बार मस्जिदों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ईदगाह को करने की कोशिश गई, और उस मतलब जो जियारत करने का एक तरह से जो इबादत का था, इबादत गाह को सियासत गाह बना दिया। उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है। ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी फिर। तो ये आदरणीय मोदी सरकार है, ये न्याय देने का काम करती है। जैसे ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजाद किया बहनों को, जिस तरह से धारा 370 हटाने का काम किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम देश हित और जनहित के लिए ये सब चीजें करते हैं। हम कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं कि शाहबानों को अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक एनजीओ आया, उसने दबाव बनाया कांग्रेस पर और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार ने पलट दिया। तो यहां कोई फैसले पलटे नहीं जाते हैं, यहाँ जनहित के लिए फैसले लिए जाते हैं। इसलिए हमारे में और इनमें यही फर्क है। हम राष्ट्र हित और देश हित की बात करते हैं, ये अपने हित की बात करते हैं। खाली कहने से, थोपने से कोई काम नहीं चलेगा। ये सरकार जबरदस्ती में जो बिल लाना चाहती है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर बिल आप ऐसा लेकर आओगे जिससे कि हमारे देश की तरक्की है, जिससे कि यकीनन सारे समाज को फायदा मिलेगा, तो हम 2 कदम आगे बढ़कर के उस बिल का समर्थन करेंगे। हम सिर्फ इस बुनियाद पे बीजेपी आरएसएस की मुखालफत, एनडीए की मुखालफत नहीं करना चाहते कि वो हम उसके विपक्ष में हिस्सा में। हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी पॉलिसी, उसके मुद्दों पे हम मुखालफत करते हैं। अगर अच्छा बिल लाएंगे तो हम यकीनन समर्थन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दबाजी में, तानाशाही में इस प्रकार के बिलों को नहीं लाना चाहिए। इन चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
और वक्फ बिल पर इंडिया गठबंधन की भी बैठक हो रही है। तथ्यों के आधार पर बिल का विरोध करेंगे, विपक्ष के नेताओं ने कहा है। वक्फ बिल पर इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के बड़ी अपडेट है। एक तरफ सत्ता पक्ष की बैठक है, दूसरी तरफ विपक्षी सदस्यों की भी बैठक हो रही है। चर्चा में शामिल होने को लेकर के आपस में बातचीत हो रही है। तथ्यों के आधार पर बिल का विरोध करने की बात कही गई है। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि तथ्यों के आधार पर बिल का विरोध करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की। और आज दिन भर हम आपको पल पल की अपडेट संसद से लेकर के, सदन से लेकर के बाहर तक की पहुंचाएंगे। आखिर वक्फ पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या नेताओं का रुख है, पार्टियों का रुख क्या है, और इस पर क्या ये बिल कितने बहुमत के साथ पास होता है, इस पर भी हमारी नजर है। और चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक एक करके पहले उनका परिचय करवाते हैं। और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बैठक शुरू होने जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष की भी बैठक हो रही है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ अब्दुल लतीफ आर्को हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप दोनों का बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है रणनीति को लेकर के भी, लेकिन कयास विपक्ष लगातार ये करा कि तथ्यों के आधार पर हम इस बिल का सदन में विरोध करेंगे। देखिए, तो विपक्ष का अधिकार है कि उनके पास अगर कोई तर्क और तथ्य हो तो वो सदन में अपनी बात रखें, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक देश है और सरकार इस बिल को संसद में लेकर भी इसीलिए आई है, इस पर बहस भी इसीलिए हो रही है कि सब सदस्य अपनी अपनी बात इसके ऊपर रखें। अगर किसी के पास इस बिल के समर्थन में तर्क है तो वो तर्क दे, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। या किसी के खिलाफ, किसी के पास इस बिल के खिलाफ तर्क है तो वो तर्क दे, इसके लिए भी किसी को आपत्ति नहीं है। सवाल यह है कि बिल जिस नियत के साथ लाया गया है उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों को करना चाहिए था। जो शोषण वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों का भी और गैर मुस्लिमों का भी अब तक होता आ रहा था, अगर उसमें कुछ संशोधन हो रहा है, उसमें कुछ सुधार हो रहा है, तो उसका समर्थन सब लोगों को करना चाहिए था। कल रात को भी हेमंत जी हम इसी पे डिबेट कर रहे थे और आर्को जी भी हमारे साथ थे। आपको मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एक ऐसी संस्था जो कि भारत के संविधान ने नहीं बनाई, भारत की सरकार का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, वो देश की 10 लाख एकड़ जमीन का आधिपत्य रखती है, जो कि भारत की आर्मी और भारत की रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जिसके हिस्सेदार है। और वो संस्था जिसके इतने सारे मामले पेंडिंग है अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में, जो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल है उनके अंदर, वो अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश बनती है तो उसका समर्थन सबको करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं जी कि भारत में कोई भी, कोर्ट के अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं जो सरकार संचालित करती है और सरकार संचालित नहीं भी करती है, लेकिन इन सब संस्थाओं के ऊपर अगर किसी का हस्तक्षेप होता है तो सरकार का होता है, और सरकार से अगर किसका डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट करता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो एक ऐसा बोर्ड है कि अगर उसके साथ किसी का डिस्प्यूट हो तो वक्फ बोर्ड ही उसका फैसला करता है, और जिस व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको ही अपने आप को साबित करना पड़ता है कि मैं इस जमीन का मालिकाना हक मेरा है। और ये बात मैं आपको इस तथ्य के आधार पर कह रहा हूं कि देश भर में लाखों की संख्या में जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके पास ये केस पेंडिंग पड़े हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में, मैंने कल रात को भी आपको कहा था कि 65,000 वक्फ ट्रिब्यूनल के पास इस तरह के डिस्प्यूट के केसेस पड़े हुए हैं। और ये देखिए, ये किस तरह की हास्यास्पद स्थिति है कि एक, जो मैंने रात को भी आपको उदाहरण दिया कि तमिलनाडु के तिरुचि जिले के तेरुथरई गांव में 1500 साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के ऊपर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया। अब आप सोचिए कि इस्लाम को आए हुए 1400 वर्ष हुए हैं और 1500 वर्ष पुराने मंदिर के ऊपर इनका दावा है। तो आप ये देखिए, वो जो गांव है, उस गांव की जो 369 एकड़ जमीन है, उस सारे गांव की जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा हो गया। उस गांव के एक किसान राजगोपाल अपनी 1.25 एकड़ पुश्तैनी जमीन को बेचने रजिस्ट्रार के जब यहां गए तो रजिस्ट्रार ने उनको कहा कि आपकी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा है और उससे एनओसी लेकर आइए, तब आपकी रजिस्ट्री होगी। तो ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है। कानून का राज इसमें कहां है, आपको बताइए। आपकी मेरी जमीन हो, किसी तीसरे आदमी की जमीन हो, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो राजस्व बोर्ड उसका फैसला करेगा, कलेक्टर उसके बारे में बात करेगा, एसडीएम उसके बारे में बात करेगा। लक्ष्मीकांत जी, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ का संशोधन बिल आने से वक्फ संपत्तियां जो है देश में खत्म कर दी जाएगी, कई मंदिरों, कई मस्जिदों पर जो है वो नियंत्रण हो जाएगा। ये सही बात है क्या? देखिए, ये तो जो कट्टरवादी लोग हैं वो इस तरह की अफवाहें हमेशा फैलाते रहते हैं। देखिए, ये कानून में एक जो वक्फ बोर्ड एक संस्था है, वो उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उस संस्था में एक सुधार के लिए बिल है। उस बिल को
उस बिल को लाया जा रहा है और उसमें सब लोगों के सुझाव लिए गए हैं। विधेयक लाया गया, उसके ऊपर जेपीसी बनी, जेपीसी के अंदर सारे जो देश भर के दल हैं उनके सदस्य उसमें मौजूद थे, उसकी कई सारी मीटिंग्स हुई, उसमें कई सारे सुझाव आए, अमेंडमेंट हुए, उसके बाद वो सदन के पटल पर रखा गया है। ये कोई तानाशाह नहीं है कि कोई 1975 में इमरजेंसी इस देश में लग गई और जिसकी जमीन छीन ली, जिसकी जमीन दे दी। कानूनी तरीके से जो जिसकी चीज है वो हमेशा उसके पास रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग आज तक आपसे पीड़ित थे, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे आपसे लड़ने के, उनके पास अधिकार मिलने की संभावना है। अब आप मुझे बताइए कि ये हर चीज उस चीज का विरोध कर रहे हैं जो सुधार की तरफ जा रही है। अगर कोई भी बात करता है वक्फ के साथ जो 90% विवाद है वो गैर मुसलमानों के हैं, तो क्या गैर मुसलमानों का फैसला वक्फ में बैठा हुआ क्या केवल एक मुस्लिम व्यक्ति करेगा या मुस्लिमों की संस्था करेगी? 90% अगर डिस्प्यूट आपके दूसरे समुदाय के साथ है तो क्या उनका प्रतिनिधित्व उसमें नहीं होना चाहिए? ये महिलाएं, बहुत सारे डिस्प्यूट उनके साथ आपके हैं तो उनका प्रतिनिधित्व कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा, तो ये भी ये बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि सर्वेक्षण नहीं होगा या फिर गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं। हमारे साथ और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनका भी परिचय करवा दूं। आरको साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राकेश गोयल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आरको साहब, क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है इस सुधार का, संशोधन का, या फिर वाकई जैसा विपक्ष कह रहा है कि हम तथ्यों के आधार पर विरोध करेंगे? तथ्य क्या है ऐसा? तथ्य ये है जी कि ये जो बिल आए हैं, ये सारे बिलों के अंदर जो अमेंडमेंट इन्होंने पेश किए हैं पार्लियामेंट में, 14 अमेंडमेंट इन्होंने 14 रख दिए हैं, थे तो 42-43 के करीब। तो ये सारे के सारे वो हैं जिससे हमें ऐतराज है। नहीं, मुझे 3 तथ्य बताइए मजबूत, जिससे कि आपका ऐतराज हम समझ पाए कि क्या है। आरको साहब, आरको साहब की आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। जी आरको साहब बोलिए। देखिए, मजबूत तथ्य ये है कि ये जो उन्होंने गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल किया है, 2 मेंबर कम से कम, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। बताइए ये क्या इंसाफ की बात है? क्या हिंदू जितने टेम्पलों के जितने भी ट्रस्ट बने हुए हैं, क्या उनमें किसी मुसलमान को या सरदारों को? आप बार बार आरको साहब मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। इसका जवाब तो मैं लूंगा ही लूंगा लक्ष्मीकांत जी से, लेकिन मैं आप बार बार, कल भी आप ये कह रहे थे कि क्या हिंदू मंदिरों को किसी बोर्ड का हिस्सा है क्या? हिंदू मंदिर जो आप बार बार कह रहे हैं कि हिंदू मंदिरों में कोई गैर हिंदू हैं क्या? आप मुझे बताइए। ये जब वहां नहीं है तो यहाँ क्यों डाला जा रहा है? नहीं, यहाँ पर मैं क्यों डाला जा रहा है वो बता देता हूं आपको, जो मुझे समझ में आ रहा है। बाकी तो लक्ष्मीकांत जी भी है। इसलिए डाला जा रहा है कि आप देखिए इसके सेक्शंस को अलग अलग, जिसमें सेक्शन 101, ये जो आपका वक्फ एक्ट का सेक्शन है, आपने पढ़ा होगा आरको साहब, और आज लोगों की भ्रांतियां भी दूर करते चलें। वक्फ बोर्ड में जिनका नाम है या वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं, सदस्य हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं सर। बाकी कौन से बोर्ड के लोग जो नॉमिनेट होते हैं पब्लिक सर्वेंट है? कोई हिंदू बोर्ड है कोई? बताइए जरा। पब्लिक सर्वेंट के अलावा गवर्नमेंट के नुमाइंदे, तो पब्लिक सर्वेंट जिनको एमपी होता है। अब आप बता दीजिए, कोई शंकराचार्य को ऐसी उपाधि है सरकार की पब्लिक सर्वेंट की? अगर आप बार बार मंदिरों से और बोर्ड की तुलना कर रहे हैं। हमारे आरएस ऑफिसर होते हैं, इसके मेंबर भी होते हैं, सीओ भी होते हैं। हाँ, वो सब पब्लिक सर्वेंट है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं इसकी तुलना आप बार बार मंदिर से मत कीजिए। सेक्शन 101 पढ़िए सर आरको साहब जी। किसी भी शंकराचार्य को देश में क्या पब्लिक सर्वेंट का दर्जा है? आप बताइए। किसी मंदिर प्रमुख को क्या दर्जा है? इस बोर्ड के सदस्यों को है सर। देखिए, जो दर्जा बाकियों का है वो वही हमारा है। अब हमारे लिए कोई नहीं सर, तो है नहीं कि अब आप ये आपकी शंका कि इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल कर दिया जाएगा, इसका तो जवाब ले लूंगा। लेकिन प्लीज सर, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड, इसकी तुलना आप किसी मंदिर से नहीं कर सकते हैं। असीमित अधिकार है, इतने अधिकार है कि देश में किसी भी बोर्ड को, किसी भी ऐसे संस्थान को नहीं है सर। ये तो आपका कहना है, नहीं है। नहीं, आप मुझे बताइए ना। 101 सेक्शन 101 पर आइए ना सर। आप हमारे पास कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है। आरको साहब, आपने एक्ट पढ़ा है क्या? आरको साहब, अच्छा आरको साहब सुनिए। आरको साहब,
आपने एक्ट को पढ़ा सर? साथ में से आपने बाकी एक्ट सब को पढ़ा nominate सर? होते हैं। आरको साहब, आपने एक्ट को पढ़ा या ऐसे ही मुस्लिमों को बरगला रहे हैं? नहीं क्यों नहीं अरे जब बोर्ड हमारा बनता है 9 आदमियों का, उसमें सिर्फ 2 मुतवल्ली होते हैं जिनका चुनाव होता है, 2 का। मुतवलियों को भी बाकी सरकार सारा नियुक्त सारा करती आई है गवर्नमेंट सर, अपने आदमी लगाती और वो है। मुतवली भी पब्लिक सर्वेंट का दर्जा रखते हैं। अगर उनको कोई टच भी कर दे तो उनके खिलाफ जो है पब्लिक सर्वेंट की धाराएं लगती है, राजकार्य में बाधा पहुंचाने की धारा लगती है सर। बाकी तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने तो चुन के भेजे हैं। हाँ, गवर्नमेंट तो जिसको आपका चाहती ये है, कहना चेयरमैन बनाती है, कि सरकार तो क्या नियंत्रण मेंबर कर बनाती लेगी, ये कहना तो फिर जायज नहीं हुआ ना सर। और आपका इसकी बार बार हिंदू मंदिर से तुलना करना तो जायज नहीं हुआ ना आरको साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं। जो हिंदू मंदिरों में है वो हमारे यहाँ है। तो आपके यहाँ तो आप मुझे हिंदू बता मंदिर दीजिए को किसी, लगा आरको दीजिए साहब आज आप बता दीजिए, आज आप बता दीजिए कि प्रदेश में, देश में कहीं भी किसी हिंदू मंदिर के संत को या फिर पुजारी को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा है क्या? शंकराचार्य को भी क्या पब्लिक सर्वेंट का दर्जा है क्या? देखिए हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ का तो काम है नहीं, समझे साहब। हमारे यहाँ जो सीधा सीधा यहाँ मैनेजमेंट का काम है, और वो मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो चुने हुए होते हैं वो होते हैं, पब्लिक के तो 2 ही होते हैं हमारे, जो मुतवल्ली है वो तो 2 होते हैं, बाकी तो सारा का सारा गवर्नमेंट के कब्जे में है। चेयरमैन हमारा गवर्नमेंट की तरफ से चुना जाता है। वो जिसका नाम मुतवली देते भी हैं, वो पब्लिक चेयरमैन सर्वेंट का बनता दर्जा है। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब्दुल लतीफ आरको ये बताइए ना, आप इस बात को छिपा क्यों जाते हैं? पब्लिक सर्वेंट जो है वो तो चुने हुए 2 ही आदमी हुए ना हमारे यहाँ के, हाँ। बाकी तो फॉर्मेलिटी है। अब तो अब एमएलए में क्या जो ऐसा चुना बदल जाएगा जो आप कह रहे हैं कि ये तो ऐसी मुसलमानों नहीं के है। बिल्कुल ही खिलाफ हो गया है? फिर क्या बदल जाएगा? फिर भी वही सिस्टम है, वही सरकार ही इसमें हस्तक्षेप पहले भी करती आई है। 1954 से लेकर 1995 में भी संशोधन हुए, आपको कोई आपत्ति नहीं हुई आरको साहब? बदलना है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है कि साहब हमारे यहाँ ये नहीं है वो नहीं है। हकीकत यही है, हकीकत यही है कि आप लगा दीजिए ना 2 आदमी वहां भी, अगर जो है हमारे यहाँ लगा रखी तो वहां भी लगा दीजिए हिंदुओं को। तो आपकी पहली आपत्ति है गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करना आरको साहब, उससे क्या बदल जाएगा, उससे क्या खराब हो जाएगा? अगर सरकारी खर्चे पर पब्लिक सर्वेंट कोई बोर्ड है उसमें अगर ये तो इनकी नीयत बता रही है कि इन्होंने हमारे लिए क्या कर रखा है, हमारी देश के अंदर क्या हालत बना दी है। अच्छा अब ये आरको लेकर साहब, के हमारे आरको साहब, इसको साहब, भी जो है आरको साहब, ये जरा ये बिल उठाइए सर। बहुत कम हो रही आरको है। साहब, अरे हम कहते हैं किराया तुमने आरको देना साहब बंद कर सुनिए रखा तो है। सही, किराया तो दे हमारा। आरको साहब सेक्शन 8 पढ़ा आपने? नहीं देखा हमने सेक्शन 8। आपने नहीं देखा है सेक्शन 8? मैं आपको बता देता हूं, ये वक्फ जो एक्ट है इसका सेक्शन 8 है, जिसमें लिखा है कि जो ये बोर्ड सर्वे करवाता है इसका खर्चा भी राज्य सरकार वहन करेगी। सर्वे का खर्चा भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। तो सर्वे राज्य सरकार द्वारा ही अपॉइंटेड आदमी करते हैं, फिर आपत्ति क्यों है? फिर वैसे ही सर्वे होगा। आपत्ति क्या है, वो करते हैं ना, फिर उसी को आप क्यों मैंने चैलेंज कहा कर था रहे आप हैं? 3 आपत्तियां बताइए, आपने नहीं बताया। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी चैलेंज कर रहे हैं जी, यूजर बाई उसको हटा रहे हैं आप। सर मैं आपत्ति क्यों है वो बता देता हूं आपको आरको साहब, और आपने नहीं पढ़ा है तो मैं क्या कहूं। लेकिन सुनिए, संविधान का आर्टिकल कहता है कि जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे से राज्य सरकार किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। ये संविधान के आर्टिकल 27 का वायलेशन है सीधे तौर पर। ऐसा कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है जिसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाए और उसके बावजूद इतने असीमित अधिकार हैं सर। सरकार जो हमारा, और आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। आप आरको साहब, हमारी सारी प्रॉपर्टियां राज्य सरकार ने किराए पे ले रखी है, वो हमें भुगतान नहीं करे, ये भी लिखा है कि किसको भुगतान नहीं करें? हाँ, हमारा जो किराया 25,000 करोड़ बाकी है देश भर में, तो वो भी लिखा है क्या कि ये नहीं देंगे हम। हमारे को ये तो बता दिया। आप ये लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए। इनकी 2 आपत्तियां बड़ी बड़ी जो मेरे को समझ में आई है, एक तो ये कि गैर मुस्लिमों को शामिल करना, ये कह रहे हैं कि बाकी जगह तो ऐसा नहीं होता, इस बोर्ड में क्यों हो रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इससे गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा, बहुसंख्यक हो जाएंगे वक्फ बोर्डों में, यह भी एक आशंका है।
देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट शायद इन्होंने पढ़ी नहीं। 2006 में जो सच्चर कमेटी बनी है, उस सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन है ये। सच्चर कमेटी कहती है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इसमें महिलाओं को शामिल किया जाए, इसका डिजिटलाइजेशन किया जाए और इसमें गैर मुस्लिम्स को शामिल किया जाए। और उसके पीछे लॉजिक भी है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपके 90% विवाद आपके ट्रिब्यूनल में जो पेंडिंग है वो गैर मुस्लिम्स के साथ है। तो क्या ये बात वाजिब है कि आपके 90% विवाद गैर मुस्लिम्स के साथ हो और फैसला आप करें? तो उन लोगों का क्या दोष है? फिर आपके पास इतने असीमित अधिकार हैं कि आपने अगर किसी की जमीन के ऊपर हाथ रख के कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं है। केवल वक्फ बोर्ड में जाकर अपना पक्ष रखे। मेरे से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक और गांव में आप तो कह रहे हैं कि मैंने ये जो है ये हमें पब्लिक को गुमराह कर अब रहा है। आरको साहब कौन गुमराह कर रहा है? आप पढ़ तो लीजिए, पहले इस एक्ट को तो पढ़िए। आप सुनने दीजिए सर। आप आरको साहब कुछ पढ़े ही नहीं आप। हाथ रखते हुए जमीन तुम्हारी हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? व्यक्ति को किसी जमीन से संबंधित हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आता हूं छोटे से ब्रेक के लिए, हमें रुकना है। ब्रेक से लौटेंगे, चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। गद्दी उत्सव है आज और सिटी पैलेस में भावी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एकलिंग दीवान की गद्दी पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आज विराजेंगे। करीब 1:30 तक राजमहल में ये गद्दी उत्सव चलेगा। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की उदयपुर से, जहां ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। 3:15 पर अश्व पूजन होगा। 4:20 पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी के दर्शन करेंगे और शाम को 7 बजे हाथीपोल द्वार पर भी पूजन किया जाएगा। रात को 8 बजे सरदारों का रंग पलटाई दस्तूर होगा, ये राजमहल में होगा। रात को 9 बजे जगदीश मंदिर दर्शन करने के लिए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जाएंगे और इस कार्यक्रम में कई रियासतों के पूर्व राज परिवार के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ के बाद एकलिंग दीवान की गद्दी पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ बैठेंगे और इस वक्त ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं उदयपुर से। सिटी पैलेस की तस्वीरें हैं जहां पर खास पूजन अर्चन का दौर जारी है। चौकी परिसर में इस वक्त ये समारोह चल रहा है जहां पर पूजा अर्चना का दौर, तमाम लोगों की मौजूदगी में गद्दी दस्तूर का पूजन शुरू हो गया है। तो वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने सभी दलों से, सभी उलेमाओं से बात कर संशोधन बिल तैयार किया है। मुसलमानों के हित में यह बिल है। आज ये पेश होगा और लोकसभा में पास भी होगा। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995 2013 में जो एक संशोधन करके
और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Certain organizations, certain political parties are still resorting to fear mongering. All India Muslim Personnel Law Board would be addressing a press conference. Yes, I am aware of that. Some of the leaders, including some of the religious leaders, are also misguiding the innocent Muslims. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because a year back, same campaign was launched. When the CAA bill was introduced, the same people said that the CAA is to snatch the citizenship status of the Muslims. But it's been now a year. Nothing such has happened. आपने देखा होगा CAA के समय में कहा था ना कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल आए थे, कहा कि ये मुसलमानों का जो उसका पहचान है उस पे अटैक किया जा रहा है। मुसलमानों का जो सिटीजनशिप स्टेटस है, नागरिकता है, वो छीन जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो तो एक्सपोज हो गया। सीए लागू हो गया, किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। दल आपके साथ है? इसमें पूरा देश साथ में है, कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही है ये बिल तो जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए प्रतीक जी भी हमारे साथ आ गए। प्रतीक जी, अभी किरण रिजिजू कह रहे थे कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस बिल का, वो राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। उल्टा कांग्रेस के भी कुछ नेता चाहते हैं कि ऐसा बिल आए और ये देश के हित में है, गरीब मुसलमानों के हित में है, महिलाओं के हित में है, आम लोगों के हित में है। हेमंत भाई, मैंने किरण रिजिजू को भी सुना, मैंने उनसे पहले जगदम्बिका पाल जी थे उनको भी सुना। जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि हमने सब लोगों से चर्चा करके, चाहे जेपीसी के अंदर हो चाहे जेपीसी के बाहर हो, चर्चा करके रिपोर्ट बनाई है। तो मैं ये पूछता हूं कि एक भी इंडिया गठबंधन के जो सांसदों ने एक भी अमेंडमेंट जो दिया उसको रिपोर्ट के अंदर क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? जो विपक्षी सांसदों ने जो डिसेंट नोट दिए उसको क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? जबकि एनडीए की तरफ से 14 अमेंडमेंट को सम्मिलित कर दिया गया। तो क्या एक भी ऐसा नहीं लगा इनको कि अमेंडमेंट को सम्मिलित कर दिया जाए? चलिए, अमेंडमेंट नहीं लगा, कम से कम डिसेंट नोट उसको तो सम्मिलित कर लेते। अब अभी ये कह रहे थे यहां पे जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं कि वक्फ में ट्रिब्यूनल बना दिया, उसके बाद में कहीं अपील नहीं हो सकती। ये सरासर झूठ है। वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। मेरे सामने एक खबर पड़ी हुई है अगस्त 7, 2024 की, उसमें है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सेट्स असाइड वक्फ बोर्ड्स क्लेम ऑन मॉन्यूमेंट्स इन बहरानपुर।
तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तीसरी बात, ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं करता कि उस प्रॉपर्टी का यूज क्या होगा, वो वहां पर जो लोकल अथॉरिटी होती है, मतलब सरकार, वो उसको डिसाइड करती है कि उसका यूज क्या होगा। जब वक्फ कर दी जाती है संपत्ति, उसके बाद में भी एक यहां से एक बंदा जाता है, वो वहां पे जाकर के उसका रजिस्ट्रार जो होता है वो उसकी सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद में ये बोलता है कि पर्टिकुलर टाइम तक आपको अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन दीजिए। उसके बाद भी अगर वक्फ कर दी जाती है तो उसके बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब तीसरी बात यहां पे आई थी वक्फ डिजिटलाइजेशन की, सच्चर कमेटी की। अब मुझे लगता है कि यहां जो डिजिटलाइजेशन का जिन्होंने बात की उनको यही नहीं पता कि 8 नवंबर 2019 को सदन में मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक मंत्री थे, उन्होंने बोला है कि 100% वक्फ की संपत्ति का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। उसके बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया है। तो जब डिजिटलाइजेशन हो गया है तो उसके नाम पे अब दोबारा से क्यों हो रहा है, ये पूछ रहा हूं मैं। तो अब चौथी बात पे मैं आ जाता हूं, वक्फ बाय यूजर, उसको क्यों बदला जा रहा है। 5 ऐसी चीजें मुझे कोई भी आप बता दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बता दें या कोई भी बता दे कि ऐसी क्या 5 दिक्कतें हैं इस बिल के अंदर जिसमें बदलाव की जरूरत है। कोई भी बता दे 5। लेकिन क्या है, आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को आपको ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम भी रेसो पैक्ट जो दोबारा जो है सारे की जो टैक्स वो हम बढ़ाएंगे इंडिया के ऊपर। तो वो आज बढ़ाने वाले हैं, उससे वो मार्केट क्रैश होने वाला है, इंडिया के जो उद्योग जो है उसके ऊपर उसका फर्क पड़ने वाला है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये आज के दिन ये बिल लाया जा रहा है, जिससे आज और कल परसों अगले 4-5 दिन उसी पे चर्चा हो। अमेरिका जो टैरिफ बढ़ाने वाला है उस पर चर्चा ही नहीं हो। लक्ष्मीकांत जी वो कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए बिल लाया जा रहा है। देखिए, मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है कि कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी है और सोचती भी उन्हीं की तरह है। ये विधेयक बहुत पहले आ चुका है, 24 अगस्त 2024 को ही आ चुका है। उसके बाद इसके ऊपर जेपीसी बन चुकी है, जेपीसी की कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, डिबेट हो चुकी है। पहले से ही इसके ऊपर डेट डिसाइड है कि ये डेट इतनी तारीख को संसद के अंदर लेकर जाया जाएगा। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट माननीय लोकसभा अध्यक्ष को पहले ही सौंप दी थी। तो ये तो सब पब्लिक डोमेन में। आज की डेट तो कल ही डिसाइड हुई है, बीच में नहीं, आज ही कल ही डिसाइड। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, आप मत झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। आप ही झूठ मक्कार हो, आप ही झूठे मक्कार हो, आप ही झूठे मक्कार हो, आप झूठ मत बोलिए। हेमंत जी, क्या ये अभी डिसाइड नहीं हुआ 2 दिन पहले कि डेट आज की तारीख में आएगा? ऐसे डिबेट क्या 2 दिन पहले डिसाइड नहीं हुआ? ऐसे डिबेट नहीं होगी। इनके पास कुछ बोलने को हो, इनके निकम्मे नेताओं के पास कुछ बोलने को। तुम्हारे निकम्मे नेता है, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, बोले ट्रिब्यूनल के खिलाफ जारी करते, झूठ बोलते हो। अरे झूठे लोग, कितना झूठ बोलते हो, हिंदुओं के कितना झूठ बोलते हो, झूठे लोग हो। बोले ट्रिब्यूनल के खिलाफ जारी करते हैं, क्या झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो। 1 मिनट, ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे निकम्मे लोग, अरे ढोंगियों, अरे ढोंगियों, के पैरों में पड़े हुए लोगों, बेच दो लोगों को, अरे पड़िया उनके पैरों में, बेच दो देश, 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 तुम वक्त को बेच दो देश, वक्त को बेच दो देश, नहीं बेचने देंगे, तुम्हारे ढोंगे से नहीं बेचने देंगे, अरे ढोंगे तुम्हारे कहने से नहीं बेचने देंगे, तुम्हें से नहीं बेचने देंगे, नहीं बेचने देंगे। देशद्रोही तो बोफोर्स के दलाल है, देशद्रोही तो बोफोर्स के दलाल है, अरे बोफोर्स के दलाल है देशद्रोही तो, देशद्रोही तो बोफोर्स के दलाल है, देशद्रोही तो बोफोर्स के दलाल है, देशद्रोही तो वो है जो वक्त के नाम पे, वक्त के नाम पर देश की जमीन को इनके नाम में रखना चाहते हैं। ये कौन नहीं ऐसे मत कीजिए, ये बोलेंगे जिन्होंने वक्त को पूरे देश की जमीन दे दी, वक्त की जमीन दे दी, वक्त की जमीन दे दी, पूरे देश की जमीनों में। ऐसे मत कीजिए, ऐसे नहीं, गलत। इतना पेट में दर्द कैसे आ रहा है, इनके पेट में इतना दर्द कैसे है, इनके पेट में इतना दर्द कैसे है? अगर इनके पास बोलने को तर्क हो, इनके पास बोलने को तर्क हो, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, बोलने को तर्क हो तुम्हारे पास, लक्ष्मीकांत जी, प्रतीक जी, दोनों से मैं चाहता हूँ प्लीज व्यक्तिगत पर्सनल मत होइए।
जी वो फौज के दलाल होते हैं देशद्रोही। आपने सुनिए ना प्रतीक जी, प्रतीक जी, प्रतीक जी, प्रतीक फौज जी, के दलाल, वो फौज 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 दलाल, वो फौज खा गए, सारा देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर गए। ये जो देश की सुरक्षा समझौता खा गए, देश के सुरक्षा से समझौता कर गए। देश को देखो वक्त को बचाने के लिए कितनी है, देश को वक्त को बचाने के लिए देखो कितनी एनर्जी दिखा रहे हैं, वक्त को बचाने के लिए नहीं कितनी नहीं ऊर्जा ऐसे दिखा रहे हैं। नहीं, देखो, सुनिए ना हिंदुओं के प्रतीक लिए जी, कभी बोले ये, लक्ष्मीकांत जी, हिंदुओं के लिए लक्ष्मीकांत कभी जी आ बोले, जाते हैं, उस पर आ चलो जाते हैं, ऊपर वक्फ जाओ, बिल पर आ जाते हैं लक्ष्मीकांत जी। कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस के निकम्मे, कांग्रेस के, अरे भोंडियो कांग्रेसियों, तुम भागे देश को, कांग्रेस के तुम, कांग्रेस के, अरे आरएसएस ने तो देश बचाया, तुमने बेचा अंग्रेजों की दलाली, तुम करते थे अंग्रेजों की दलाली, इतिहास तो तुमने लिखा है, तुमने लिखा इतिहास तो, तुम करते थे दलाली, तुम्हारी तो पार्टी अंग्रेजों ने बनाई, तुम्हारी तो पार्टी अंग्रेजों ने बनाई, तुम्हारी तो पार्टी लक्ष्मीकांत जी, बनाई, लक्ष्मीकांत जी, प्रतीक जी, दोनों सुनिए एक बार, एक बात सुनिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, व्यक्तिगत मत होइए, मैं आता हूं, हमारे साथ में डॉक्टर राकेश गोयल जी भी हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं, एक बार शांत हो जाए, पानी पी लीजिए दोनों, मैं आता हूं लक्ष्मीकांत जी और प्रतीक जी दोनों। गोयल साहब, विपक्ष देखिए अपने तथ्यों के आधार पर कर रहा है, कुछ विरोध कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से अभी आपने सबको सुना कि एक आरोप ये लगाए जा रहे थे कि किसी से बात नहीं की, मुसलमानों से नहीं पूछा। खुद जगदम्बिका पाल जो कह रहे थे कि देश के इस्लामिक स्कॉलर से बात की है, उन्होंने उलेमाओं से बात की है, देश भर में घूम करके, तो मतलब कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, इस पे पूरे देश के अंदर सर्वे किया गया है, पूरे देश के अंदर मुसलमानों से भी राय ली गई है और जो मुस्लिम स्कॉलर है उन्होंने भी एडवाइस दी है। सभी का तर्क और वितर्क को सुन के इस बिल को लाया जा रहा है। और जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि इसमें हाई कोर्ट के अंदर अपील करने की वो है, और मुझे एक कमी बता दी जाए तो हाई कोर्ट में क्यों, निचली कोर्ट में क्यों अपील करने की परमिशन नहीं है? ऐसा आपने इसमें क्या कर दिया? देखिए, जो अगर मैं आपको बताता हूं, अगर कोई गाजियाबाद के अंदर या नोएडा के अंदर किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है वक्फ के द्वारा और वो इतना एजुकेटेड नहीं है, तो उसको वो मुकदमा लड़ने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद जाना पड़ेगा, जो यहाँ 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर है। और हाई कोर्ट के एडवोकेट की फीस आप जानते हैं कितनी होती है और कितना लंबा एक प्रोसीजर चलता है, और कितने लोग उस प्रोसीजर को कर पाएंगे और कब तक वो जीवित रहेंगे या नहीं भी रहेंगे। अगर श्रीगंगानगर में किसी की प्रॉपर्टी इस तरीके से वक्त द्वारा हड़प ली जाती है तो क्या वो जाएगा जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर? वो किसान, वो मजदूर, वो लाचार, वो दलित जिसकी जमीनें हड़प रहे हैं, वक्त एक माफिया, भू माफिया की तरह काम कर रहा है, और अगर उसको न्याय देने का काम किया जा रहा है तो यहाँ पे संशोधन में ये है कि आप निचली कोर्टों में भी जाकर उसके लिए अपील कर सकते हैं। तो इसमें क्या गलत है? क्यों जाए वो 700 किलोमीटर दूर? कि किसी ने कह दिया जमीन मेरी है और उसकी सफाई देने के लिए 700 किलोमीटर दूर अपील के लिए जाए? पहले वो वक्फ बोर्ड के अंदर जाके नाक रगड़े, उन्हीं लोगों से जिन्होंने उनकी जमीन हड़पी है, उन्हीं से वो न्याय की उम्मीद करे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उनको मिलता ही नहीं है। और 90% से ज्यादा जमीनें वक्फ द्वारा फर्जी हड़पी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुसलमानों के साथ भी वक्फ ने कभी न्याय नहीं किया। आज तक कोई पसबंदा मुसलमान वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं रहा। और अभी मैं मुस्लिम जो स्कॉलर थे उनको भी सुन रहा था कि हिंदू बोर्ड मंदिरों के अंदर बोर्ड में हमारे नहीं है। अरे सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं जहां की राज्य सरकारों ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को फॉलो करते हुए अपने बोर्डों के अंदर, मंदिरों के बोर्ड के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है, 18 से ज्यादा नॉन हिंदू उसके अंदर मेंबर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं और क्रिश्चियन भी है। तो उसका ये बार बार ये बोलते हैं कि इसमें हिंदुओं को बनाया जा रहा है। अरे हिंदुओं के साथ तुम अन्याय करोगे या किसी और जाति का अन्याय करोगे तो उसको क्यों ना बनाया जाए? उन्हीं की तो जमीनें का मुकदमा है, उन्हीं की जमीनों का तो मैटर है। और सबसे बड़ी बात है, पर्सनल यूज के लिए जो वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर है वो इस संपत्ति को यूज करते हैं। अपने उन्होंने कॉलेज बना लिए, अपने रिश्तेदारों को सैकड़ों एकड़ जमीनें उन्होंने दान में, डोनेशन में दे दी गई और पर्सनल यूज से पैसा बना रहे हैं। और किसी भी गरीब मुसलमान के लिए उन्होंने कुछ भी भलाई का काम नहीं करा। आज वक्त की हालत है कि उनको सैलरी देने के उनके पास पैसे नहीं है। लाखों एकड़ जमीन जिस बोर्ड के पास है, जो कि ज्यादातर कब्जाई हुई जमीनें हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि आज मुसलमान इतनी दयनीय स्थिति में है? क्या उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीनें दान कर दी और खुद दयनीय स्थिति में आ गए? कहीं भी ये न्याय संगत नहीं है। अगर तरीके से देखा जाए तो न्याय देने का काम किया है सभी को, मुसलमानों को भी न्याय देने का काम किया है
कि अगर आपकी जमीनों में कोई भी इस तरीके से वक्फ अगर दावा करता है, कोई प्रॉपर्टी का विवाद होता है, तो आप निचली कोर्टों में जाकर भी उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं हाई कोर्ट आपको जाना है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने हैं या सुप्रीम कोर्ट तक आपको दौड़ना है। कोई अगर देश के किसी कोने में अगर साउथ में कोई रह रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आके अपील करेगा इतनी दूर आके? तो ये कहीं भी मतलब न्याय संगत भी नहीं है। जो पिछला उन्होंने कांग्रेस ने किया अपनी से तुष्टीकरण की राजनीति को बनाने के लिए सिर्फ एक तरफा, और आर्टिकल 14, 12, 13, 14 और 25 का स्पष्ट उल्लंघन है। किसी को धार्मिक आधार पर इस तरीके का एडवांटेज दे दिया जाए, अब उस चीजों को खत्म किया जा रहा है, उस चीजों को सुधार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इसका पूरे देश की जनता को स्वागत करना चाहिए। देश में किसी एक को ही इस आधार पर इतना एडवांटेज आदमी वो डोनेट करते हैं, वो जमीन अच्छा करके देखभाल हो रहा है या नहीं, ये पॉलिटिकलाइज कर रहा है। ये इट इज नॉट रिलेटेड विद हिंदू मुस्लिम वक़्फ़। ये डोनेट करता है इंडिविजुअल एक आदमी, उनको अल्लाह का नाम पे जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका नाम पे देते हैं, और ये पॉलिटिकलाइज करके ये जो कम्युनलिज्म कर रहे हैं इसका हम विरोध करते हैं। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको हम विरोध करेंगे सदन में। प्रतीक भाई, आपने वक्फ बाय यूजर का कहा कि उसको खत्म किया जा रहा है, उससे आपकी आपत्ति क्या है? वक्फ बाय यूजर क्या है, बताइए जरा हमें। हेमंत भाई, एक तो मैं और उसको खत्म करने पर इतनी आपत्ति क्यों? शायद अमित गोयल जी एक बार मैं